Bismillahirrahmanirrahim. This is Kamal Iqbal. Today we are going to discuss about the project selection criteria. अब हमने ये बात डिस्कस करनी है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया होता क्या है, हम किसकी बेसिस पे या हमारे पास कौन से ऐसे टूल्स हैं. हमने अब से पहले एक ओवरव्यू ले लिया. हमने ओवरव्यू में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस सो फार. So once we are going to start with the project management process, we need to identify either जो हमारे पास आइडिया है, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था थिंकिंग के बारे में, इज़ दैट आइडिया फीजिबल और नॉट. क्या हम उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अच्छा, एक होता है फिजिबिलिटी हवा में दे देना. हम चेक करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं जी दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे पास सारे रिसोर्सेज या नहीं है. लेकिन एट टाइम्स वी हैव टू प्रूव दैट वी डोंट हैव द रिसोर्सेज यूजिंग ऑल द मटेरियल दैट वी हैव अवेलेबल. ठीक है, हमने डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू उसको प्रूव करना होता है रैशनली या लॉजिकली, जिसको आप कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं दैट इज़ नॉट फीजिबल और हमें उसके लिए दूसरी टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए होंगी. अच्छा, प्रोजेक्ट स्कैनिंग जो है हम या स्क्रीनिंग जो है हम उसको देखते हैं. उसके हमारे पास दो मॉडल्स हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक में हम बेसिकली नंबर्स इंपुट करते हैं और नॉन न्यूमेरिक में हम नंबर्स इंपुट नहीं करते. वी विल बी प्राइमरीली डीलिंग विद द न्यूमेरिक मॉडल. हम पहले किसी भी चीज़ को फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी उसकी चेक करते हैं कि आया ये जो प्रोजेक्ट हम करने चाह रहे हैं हमारे पास इसका बजट है या नहीं है. अगर हमारे पास इसका बजट है तो इस पर कितना पेमेंट लगेगी, क्या इसकी डिटेल्स होंगी, किस तरह ये आगे एग्जीक्यूट होगा. उसकी एग्जीक्यूशन के पैरेलल हम ये बात भी देखेंगे कि हम उसको फाइनेंशियली जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि जिस पे हम इतना पैसा लगा रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या इसकी आउटकम हमें आएगी, ये सिर्फ हमारा पैसा R&D की तरह ले जाएगा. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम टेकिंग द रिस्क ऑफ द नॉन फाइनेंशियल आउटकम, कि हमारे पास हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाए, हम टेस्टिंग करते चले जाते हैं. ठीक है, The key to remember the screening process should involve combination of qualitative and quantitative data. Quantitative होते हैं numeric, ठीक है, और qualitative होते हैं verbal. Verbal feasibility, qualitative हमने मुँह से उसको justify करना होता है, यानी कि in terms of words हमने justify करना होता है इधर जो हम काम कर रहे हैं कि feasible है या नहीं है. We will cover one numerical project selection model, then we will move to the financial criteria. पहले हम numeric को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नॉन numeric को करेंगे. ठीक है, there are at least 4 methods available for project selection. checklist model, हम चेकलिस्ट हमारे पास एक प्री टूल्स अवेलेबल होते हैं, हम उनको चेक करते हैं आया दिस इज़ फिजिबल और नॉट, और हम उसके ऊपर स्कोरिंग करते चले जाते हैं. हम ये सारे मॉडल्स आगे देखते चले जाएंगे. सेकेंड इज सिंप्लीफाइड स्कोरिंग मॉडल, हम उसमें वेटेज ऐड करते रहते हैं. स्कोर होने के बाद हम उसमें वेटेज ऐड करते रहते हैं और वेटेज के मुताबिक जिसमें हमें ज़्यादा आउटपुट रिसीव हो रही होती है, ज़्यादा हमें बेनिफिट रिसीव हो रहा होता है, हम उसका सारी डिटेल्स ऐड करते चले जाते हैं. एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस, ठीक है, इसको हम देखेंगे लाजमी. फिर है प्रॉफिट मॉडल्स, रिस्क रिटर्न मॉडल्स, जिसमें हम रिस्क लेते हैं, हम ऐसे मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे स्टॉक्स डूबे हुए होते हैं. जैसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट आके सारा अपनी इन्वेस्टमेंट करती है और फिर यहाँ से रिटर्न लेती है. सी पैकेज से रिस्क रिटर्न प्रॉफिट के इधर हम उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तो लाजमी चेक करते हैं, बट उसके पैरेलल हम ये भी चेक करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इससे हमें जो रिस्क ले रहे हैं, जो हम इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ऐसी लोकेशन पर काम कर रहे हैं, क्या हमें यहाँ से रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा. वी विल ओनली बी कवरिंग इन द थर्ड स्ट्रक्चर फर्दर. एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस क्या होता है. रिमेंबर इट इज़ अ सिलेक्शन मॉडल, सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिकमेंड ऑप्टिमल प्रोजेक्ट. एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ज़्यादा रिटर्न भी ना, ज़्यादा रिस्क भी ना हो, ज़्यादा आपकी जो है इन्वेस्टमेंट डूबने का खदशा भी ना हो, आप उस तरह का प्रोजेक्ट उठाते हैं. आइडेंटिफाई कैटेगरीज ऑफ क्राइटेरिया. अच्छा, आइडेंटिफाई मेन कैटेगरीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉडल. फाइनेंशियल बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेटजी, कि जो हम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं क्या ये हमारे लिए फ़ीजिबल होगी, क्या हम पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हमारे लिए फिजिबिलिटी प्रोवाइड करें या जो हमें रिटर्न प्रोवाइड करें, या जो स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अनप्रेडिक्टेड बिजनेस इन्वायरमेंट में फ़ीजिबल है या नहीं है. ठीक है, अच्छा, अब हम उसमें बात करते हैं सब डिवाइड ईच कैटेगरी इनटू द मीनिंगफुल एंड द कंक्रीट फैक्टर्स. फाइनेंशियल बेनिफिट्स देखते हैं, कंबाइन मल्टीपल क्राइटेरिया, रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टेंजिबल बेनिफिट्स भी देखते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसमें
हमारे पास रैशनली हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बात मैंने आप लोगों को पहले भी कही। हो सकता है क्या कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट करने वाले हो जिसका मार्केट कंपेटिटर 2 महीने में आया और आपका पूरा प्रोजेक्ट लॉस हो जाए, ठीक है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस टाइम कोविड की वजह से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से लॉस हुए हैं। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इससे मार्केट में क्या कंट्रीब्यूट होगा, हम मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ प्रोवाइड करें, ऐसी कौन सी सर्विसेज या कौन सा ऐसे गैप फिल इन करें जिसकी वजह से हम में अपना आप को सस्टेन कर सकेंगे। मेन बेनिफिट ऑफ सबडिवीजन ऑफ क्राइटेरियाज इज़ टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ आइडियाज़, association of too little or too much weight to specific criteria, for example service quality and customer satisfaction. Is there any overlap between them? We will check that. अच्छा, हायरार्की सिलेक्शन क्राइटेरिया चॉइसेस में हमारे पास सबसे पहले होता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फिर उसके बाद होता है कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेटजीज, फिर उसके बाद होता है कंट्रीब्यूशन टू द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स में हम वही देखते हैं कि जी अगर हमने अब की बार 40 लाख लगाया तो हमारे 40 लाख कितने महीने में हमें रिसीव हो जाएगा, उसके बाद हम कितने अरसे में प्रॉफिट गेन करना शुरू कर देंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखते हैं कि अगर हमारा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलता है तो हमें कितने अरसे में, कितने साल में जाके इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या हमें नया प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा, या हमें नई मेल ऐड करनी पड़ेगी, या हमें नया सॉफ्टवेयर हाउस खोलना पड़ेगा। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स। मेट्रो का जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने देखा कि जी हम इसकी वजह से इकोनॉमिकल बेनिफिट हमें ये है कि अगर हम बोसन रोड पे चलाएंगे तो बोसन रोड पे सबसे ज़्यादा एजुकेशनल ट्रैफिक है, स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी का बजट कट डाउन हुआ है। यूनिवर्सिटी का बजट कट डाउन होने की वजह से आपकी जो रूट्स हैं या जो डिफरेंट एक्सीडेंट्स होते थे बस या शटल सर्विस की वजह से वो कम हो गए हैं। कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेटजीज हम ये बात करते हैं इंक्रीजिंग मार्केट शेयर फॉर द प्रोडक्ट एक्स। मार्केट में प्रोडक्ट एक्स या जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया उसका डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से मार्केट शेयर उसका इंक्रीज़ होता जा रहा है। रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट वाई, लेकिन आप इसके साथ साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपकी एक और प्रोडक्ट है उसके लिए भी आप कस्टमर रिटेन कर रहे हैं। ये ना हो कि आपकी कोई पुरानी प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की वजह से पुरानी प्रोडक्ट के कस्टमर्स लूज़ हो जाएँ। इम्प्रूविंग कॉस्ट मैनेजमेंट, अच्छा फिर उसके पैरेलल आप इस बात को भी अपने जहन में रखते हैं कि आप उसमें एफिशिएंसी लेकर आएँ कि यानी कि कम खर्चे में आप ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। कंट्रीब्यूशन टू द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने देखना होता है। एक प्रोजेक्ट चाहे देखें कोई भी आइडिया होगा, फाइनेंशियल होगा, फाइनेंशियल असेसमेंट होगी या उसका आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट होगा, व्हेन इट कम्स टू द आईटी, ठीक है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में समझाने से पहले मैं सबसे पहले रूटीन के प्रोजेक्ट्स की बात हमेशा इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि रूटीन में प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग। वंस वी हैव टू गेट समथिंग टू द डिजिटल वी हैव टू फर्स्ट चेक इट्स विजिबिलिटी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपकी सप्लाई चेन जो है वो लोकल बिजनेस की ही इन्वॉल्व होगी। अगर आप किसी भी किस्म का और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ले दे के वन में दी अदर आपका ह्यूमन रिसोर्स उसमें इन्वॉल्व होगा। उस प्रोडक्ट को या उस ऐप को डेवलप करने के लिए भी आपके उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। जब वो लोग इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब है कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स को भी नहीं आप इग्नोर कर सकते, उसकी स्कोप फिजिबिलिटी को भी नहीं इग्नोर कर सकते। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, उसके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, डेटा ऑथेंटिकेशन, एक्सेसिबिलिटी ईजी है, एक्सेस टाइम ईजी है, आपके पास इंटरनेट की जो मेन पावर सप्लाई है, मेन सप्लाई है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपके सारा सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। Hierarchy is the structure shown on last page. Its benefits are hierarchy can reflect the structure of the organizational strategy. With clear structure, it becomes much easier to set priorities and assign weights accordingly. Gives a way to select and justify projects according to their consistency with corporate objectives. Challenge: which criteria to include and exclude? Only judgment or past data collection and comparison of accuracy of results using current model or both. डेटा कलेक्शन, आप मार्केट में जब इस पूरा रिसर्च करते हैं तो आप ये एवेलुएट करते हैं कि इस तरह की और कौन सी वेबसाइट्स हैं या ई कॉमर्स के और कौन से टूल्स टेक्निक्स हैं जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे थे, अगर वो सस्टेन नहीं कर सके या अपने आप को वो रिटेन नहीं कर सके मार्केट में, तो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से उनको वो सस्टेन या रिटेन नहीं कर। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ यूजिंग
देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द पास्ट डाटा कलेक्शन, यानी कि मार्केट में अगर आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च की थी या वो मार्केट में ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकी, कस्टमर ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो कौन सी वजूहत थी, या आपने कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जो लोगों ने जाना ही नहीं पसंद किया, या एक दफ़ा टेस्ट करके आ गया वो 6 महीने के अंदर अंदर बंद हो गया, तो कौन से ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। ठीक है, तो ये आपने बेनिफिट्स ऑफ हायरार्की में चेक करना होता है। एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस में वो आपको एक बात और कहते हैं कि एलोकेट वेट्स टू द क्राइटेरिया एंड डिवाइड द वेट्स फॉर सब कैटेगरी सब क्राइटेरिया एसोसिएटिंग वेट्स इज ओनली डिफाइनिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच फैक्टर कंपेयर टू अदर्स। अ वेरी क्लियर एग्जांपल इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, आप ये देखें। अच्छा, वेट क्राइटेरिया एक पूरा आपको इसमें प्रोजेक्ट चार्टर बनाने से पहले जो है ना एक पूरा आपको टेम्पलेट मिल जाता है जिसमें आप जिस तरह के भी आपके रिस्क होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट को करने में, वो लिखते हैं, उनको वेटेज देते हैं। आप ये कहते हैं कि मेरे लिए टेक्निकल डिफ़िकल्टी किसी भी किस्म की नहीं है, तो आप उसमें जो है वो 2% उसको दे देते हैं। सेफ्टी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी किस्म की, तो आप उसको 3% दे देते हैं। फाइनेंशियल रिस्क यानी कि जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको कंप्लीट होना चाहिए, तो उसमें आप 15% दे देते हैं। कंपटीशन मार्केट में आपका ऑलरेडी कंपेटिटर अवेलेबल है जिसकी वजह से आप उसको 10% वेटेज दे देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न NPV, नेट प्रॉफिट वैल्यू, और सिंपल रिटर्न जिसको आप कहते हैं, आप ये कहते हैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप 30% बेच दे देते हैं। पे बैक पीरियड जैसे मैंने आप लोगों को बताया 40 लाख की इन्वेस्टमेंट का आप कहते हैं कि जी मेरे पास 4 महीने में रिटर्न आ जाना चाहिए या साल में रिटर्न आ जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको वेटेज देते हैं। इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट 15% दे देते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रैटेजी में आप कह देते हैं कि जी मार्केट शेयर आपका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होना चाहिए, तो आप उसको 20% दे देते हैं। और टोटल आप जितने भी वेटेज क्राइटेरिया आप उसको 100% कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बात और कि असाइनिंग स्कोर्स टू द सब क्राइटेरिया, अब आप देखते हैं कि ये जो फर्दर डिटेल्स थी जो इनको आपने कैसे साइन करने, ये वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसमें बताते हैं कि मीडियम रिस्क, लो रिस्क और हाई रिस्क के अकॉर्डिंग आपका जैसे टेक्निकल रिस्क आपके पास कोई नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट टीम है, आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, तो आप उसको लो रिस्क की वजह से, मतलब लो रिस्क है तो आप उसको 1 वेटेज दे देंगे। मीडियम रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं है तो 0.6 से देंगे, और अगर हाई रिस्क बिल्कुल भी नहीं है तो जाहिर है वो 0.3 में आएगा। और फिर उसमें से जो हाई लो रिस्क वाली वैल्यू है उसके कंपटीशन को आप फर्दर उसमें पुट इन कर देंगे टेम्पलेट में। अच्छा, एंड देन गिव्स अस द स्कोरिंग टेबल, फाइनेंशियल रिस्क, कंपटीशन रिस्क, और ये स्टेंग एक्वाफिन और स्टेंग का उसने कंपटीशन को डिस्कस किया हुआ है कि किसका एक्वाफिना को फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा चाहिए, कंपटीशन चाहिए, स्टेंग को क्या सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, असाइनिंग स्कोर्स टू द सब क्राइटेरिया में एक और बात ये भी कहते हैं कि एवेल्यूशन स्केल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब आप स्कोर्स असाइन कर रहे होते हैं तो आपने सब फैक्टर्स को इग्नोर नहीं करना। किसी भी किस्म का गैप जो है वो बिटवीन लो एंड मीडियम रिस्क है वो इंडिकेट करते हैं ग्रेटर डिफरेंस को, तो फिर आपने उसको देख के आगे चलना है। ये सारी चीज़ें हम ग्रेजुअली बैठ के डिस्कस करेंगे। एंड आई होप अगर हमारे 15 सितंबर से कैंपस खुल रहा है इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को 101 करवाऊँगी ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और मैंने किस लेवल पर आप लोगों को समझाना है। अच्छा, इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट्स की बात आ जाती है जिसमें वो आपको बात करते हैं कि सब फैक्टर को आपने देखना है, वेटेज, रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द सब फैक्टर्स एंड सम ऑल द आंसर्स को आप सम अप करते हैं, फिर उसमें आप स्कोर 1 वैल्यू को ऐड करते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, स्केल हैज़ बीन यूज़ यानी कि बिल्कुल हाई रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है, लग रहा वेरी हाई रिस्क को आप कहते हैं कि जी टेक्निकल इवैल्यूएशन में मेरे पास किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, तो आप उसको वेरी हाई रिस्क को 0 कर देंगे और नो रिस्क को 1 कर देंगे। और 1 के अकॉर्डिंग जो है आप उसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते चले जाएंगे, 0 और 1 के दरमियान उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दिस इज़ नोन एज स्केलिंग मेथड। अच्छा, फाइनेंशियल के लिए भी आप ये बात करते हैं कि वेरी हाई रिटर्न चाहिए तो आप उसको 1 दे देते हैं, और अगर आपको 0 रिटर्न चाहिए तो नो रिटर्न चाहिए तो फिर आप उसको 0 दे देते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेटजी, दिस हैज़ बीन यूज्ड। नो शेयर इंक्रीज़ इन मार्केट शेयर को आप 0 दे देते हैं, वेरी हाई इंक्रीज़ इन मार्केट शेयर को आप 1 दे देते हैं, और उसके बीच में आप जो है सारी चीज़ें एलोकेट करते चले जाते हैं। एक्वाफिना और स्टिंग की जब आप फर्दर इवैल्यूएशन करते हैं रिस्क की, तो आप ये कहते हैं कि टेक्निकल रिस्क जो है वो स्टिंग को कम है और एक्वाफिना को ज़्यादा है, तो मीडियम रिस्क है एक्वाफिना स्टिंग को, तो आपने उसको 0.5% दे दिया, एक्वाफिना को है तो आपने 0.7% दे दिया। सेफ्टी रिस्क दोनों सेफ्टी रिस्क और टेक्निकल रिस्क इक्वल एक्वाफिना का, और इसी तरह स्टिंग का भी 0.50 है।
फाइनेंशियल रिस्क यानी कि एक्वाफिना की ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी है, मार्केट में उसके और प्रोडक्ट्स चल रही हैं, तो उसको आपने कह दिया, लेकिन एक्वाफिना को स्टिल मार्केट में सस्टेन करना है, तो आपने हाई रिस्क होने की वजह से उसको 0.2% दे दिया। और लो रिस्क है स्टिंग का। स्टिंग को इतना मसला नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका ऑलरेडी एक कंपटीटर मार्केट में नहीं है, ठीक है, तो आपने उसको 0.7% दे दिया। कंपटीशन मीडियम रिस्क को आपने 0.5% और मीडियम रिस्क इज़ 0.5% एंड मीडियम रिस्क इज़ फॉर स्टिंग एज वेल 0.5%। कंपटीशन ऐसा क्यों है, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अच्छा एक बात जो क्वेश्चन मैं इस टाइम सोच सकती हूँ कि आप लोगों के माइंड में आएगा वो ये होगा कि आखिर हम कहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ ऐड करते हैं और किसकी बेस पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आपके ऑलरेडी अवेलेबल डाटा की बेस पर होता है एज़ वेल एज़ आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उनकी बेसिस पे ये एवेलुएट होता है, जो जजमेंट ओपिनियन है उसकी बेस पे एवेलुएट होता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को फर्दर डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, फिर उस कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेटजी में वो जो है एक्वाफिना को डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ की बात करेगा वो। एंड देन वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज़ समरी ऑफ स्टेप्स। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसेस में हमने समरी ऑफ स्टेप्स इन फुल इवैल्यूएशन को डिस्कस किया। अच्छा, ये वाली एग्जांपल आपने नहीं करनी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो चैप्टर 3 और 4 का लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को अब आने वाले दिनों में प्रॉपर इसकी जो एक्सरसाइज असेसमेंट्स हैं वो देना शुरू कर रही हूँ। उसके बेसिस पे हम जो है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी को कंपेयर करेंगे। आई विल गिव यू द एग्जांपल्स, यू विल सॉल्व दैट एंड देन वी विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। अच्छा, मॉडल क्लियर करने का मकसद मेरे पास इस टाइम आपको ये है कि मैं आप लोगों को बता दूँ। अच्छा, अब मैं आगे जाने से पहले आप लोगों को शुरू से एक दफ़ा आज का सारी समरी का ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज हमने डिस्कस क्या किया है। और ये आखिरी 5 से 10 मिनट मेरे हर लेसन के इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसको आपने याद रखना मस्ट होता है। एक बात याद रखिएगा, हमने आज डिस्कस किया प्रोजेक्ट सिलेक्शन या प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। कल मैंने जब आप लोगों को बताया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को डिस्कस करना शुरू किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बात याद रखें कि जब भी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है तो मैंने क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट थी जिसमें मैंने कहा था कि थिंकिंग को आप डिस्कस करेंगे। आप ये बताएंगे कि जो आइडिया आपके पास है ये मार्केट में फीजिबल है या नहीं है, क्या इसका कंपटीटर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर कंपटीटर मार्केट में अवेलेबल है तो मैं उसको किन बेसिस पे बीट करूँगा, मैं ऐसी कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आऊँगा जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट कस्टमर्स में ज़्यादा सस्टेन करे और उनके यूज़र्स जो हैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। ऐसी मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जो एक ही चीज़ बना रही हैं, लेकिन उनकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ ऐसी हैं या उनकी कोई एक ऐसी नीश है जिसकी वजह से कस्टमर उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। KNN या डॉन का आप एक्सपेरिमेंट ले लें, दराज या अली बाबा का एक्सपेरिमेंट ले लें, फेसबुक वर्सेस अब तो खैर ऑर्किड है नहीं, किसी ज़माने में ऑर्किड होता था, उसका एक्सपेरिमेंट ले लें। लिंक्डइन या ऐसी कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो ऑफिशियली आपकी चीज़ों को डिस्कस करती है, उन सब के एक्सपेरिमेंट्स आप ले लें, ठीक है। किसी भी आइडिया को चेक करने के लिए आप पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं। ये जो आने वाले 2 मॉडल्स हैं ये आपकी फिजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए है। अच्छा, इसमें उसने बात की कि आपके पास 2 चीज़ें हैं कि न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक की बेस पे आप जस्टिफाई करते हैं। न्यूमेरिक की हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स आप उस पर ऐड करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क एंड टेम्परेट जो है उस पर आप आइडेंटिफाई करेंगे ईदर दिस आइडिया इज़ फिजिबल फॉर अस और नॉट। और दूसरा आप उसमें डिस्कस ये करेंगे, नॉन न्यूमेरिक में आप एक्सपर्ट या जजमेंट बेस पे करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की बेस पर होता है। आप क्वालिटेटिव जो भी स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हो सकता है, मैं इसको सस्टेन कर सकता हूँ, उसके लिए आप उसको रैशनली एंड लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे स्टेप्स लूँगा, ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करूँगा, ये स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा, फ़लाँ टीम को हायर करूँगा जिसकी वजह से मेरी मार्केट में सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। क्वांटिटेटिव में आप पूरे एनालिटिक्स करते हैं, एनालिटिक्स की बेस पे जो है वो आप डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि हम क्या करें। इस प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग के लिए आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, लेकिन हम इन्हें जो डिस्कस किया वो एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस है, जिसमें वो आपको ये बताता है कि बेसिकली इसकी वजह से आपके बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी कवर अप हो जाती हैं। और वो आपको ये बताता है कि आइडेंटिफाई कैटेगरीज ऑफ रिस्क क्राइटेरिया, कि आखिर ऐसे कौन से रिस्क हैं
जो फाइनेंशियल हैं या कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेटजी जो हमारे मार्केट में सस्टेनेबिलिटी को या पे बैक को रिटर्न हाई कर रही हैं। उसके बाद टेंजिबल या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की आप बात करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेटजी की बात करते हैं, इंक्रीज़ इन मार्केट शेयर के मार्केट में आपका शेयर इंक्रीज़ होगा, रिडक्शन इन कॉस्ट, ग्रेजुअली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर हमने इसमें बात की कि हमने 3 चीज़ें जो है बेसिकली डिस्कस करनी होती हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेटजीज़, और उसकी बेस में हमने पूरा एनालिसिस किया है। I will add the video link as well, I will provide the video link as well, जिसमें आपको फर्दर अगले आने वाली स्लाइड्स में इसमें आपको ये असाइन करने में आसानी हो जाएगी कि हम कैसे वेटेज क्राइटेरिया को असाइन करते हैं, कैसे हम इसकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। फॉर नाउ दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, वी विल बी हैविंग अनदर कॉन्वर्सेशन इन नेक्स्ट वीक रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग criteria. Thank you very much. I will be waiting for your रिव्यूज़ एंड टू लेट मी नो कि आप लोगों को अगर कहीं पे कोई मसला आ रहा है ताकि हम उस चीज़ को रिवाइज़ कर सकें। थैंक यू।